फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का एक और वीडियो बनाया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिए, उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, वो भी डिटेल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तरफ आपको फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं और सामने जो भी दिया गया है रिजल्ट, वो उनको मैच करना है। तो सबसे पहले आप आंसर दोगे, आपको मिलते हैं 3 से 4 सेकंड, और उसके बाद में मैं आपको आंसर दूंगा। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। यदि नहीं दिया है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले दिया गया है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड विच हैज़ जीरो विस्कोसिटी, यानी कि ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है उसे हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। यानी कि ये दो के साथ मैच हो जाएगा, फ्लूइड हैज़ जीरो विस्कोसिटी। फिर दिया गया है न्यूटोनियन फ्लूइड। फ्रेंड्स, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फ्लूइड विच हैज़ फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस को टो से रिप्रेजेंट करते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी। और यदि हम बात करें इसके प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टो इज इक्वल्स टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। तो शियर स्ट्रेस जो है ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, इसके प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनल को अपन हटाएंगे तो ये आ जाएगा डायनेमिक विस्कोसिटी। इसे हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। और यदि मैं बात करूँ न्यूटोनियन फ्लूइड की, तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी जो है ये कांस्टेंट होती है, यानी कि विस्कोसिटी डज नॉट वेरी विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये एक के साथ मैच हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा दिया गया है म्यू बाई रो। म्यू क्या होता है? डायनेमिक विस्कोसिटी, और रो क्या होता है? डेंसिटी। इन दोनों का जो रेशियो होता है ये होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगला ऑप्शन दिया गया है मरकरी इन ग्लास। तो मरकरी जो है ग्लास के अंदर डालेंगे तो ये कैपिलरी डिप्रेशन हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। मरकरी जो होती हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, यानी कि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, उसकी वजह से कैपिलरी डिप्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू। तो आपको बताना है सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है। तो आपको मिलते हैं 3 सेकेंड, उसके बाद में मैं आपको आंसर दूंगा। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है बी। सरफेस टेंशन कोहेसन की वजह से होता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरफेस टेंशन होता क्या है। एवरी फ्लूइड इज हैविंग ए प्रॉपर्टी ऑफ मिनिमाइज ऑफ इट्स सरफेस एरिया अप टू मैक्सिमम एक्सटेंस टू गेट स्टेबिलिटी बाई विर्च्यू ऑफ विच इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि सरफेस टेंशन क्या होता है, कि कोई भी फ्लूइड जो होता है वो अपना एरिया जो है वो मिनिमम रखना चाहता है। किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। जैसे आपने एग्जाम्पल इसका है सरफेस टेंशन का, वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो स्टेबिलिटी के लिए गोल हो जाती हैं, अपना एरिया मिनिमम कर लेती हैं, और वो होता है कोहेसन फोर्स की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। आपको 3 सेकंड मिलते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर है ए। मास डेंसिटी कहो या सिंपल डेंसिटी कहो, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो मास होता है किलोग्राम, वॉल्यूम होता है मीटर में, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एन आइडियल फ्लूइड ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई। तो आइडियल फ्लूइड कौन सी इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, पास्कल लॉ, बाउंड्री लेयर थ्योरी, या फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड, आपको आंसर देना है। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। यदि नहीं दिया है तो ध्यान से देखिए। आइडियल फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन बिकॉज कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेसिक ऑफ ऑल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। और यदि मैं ऐसा फ्लूइड की बात करूं जो 1 डायमेंशनल हो और स्टडी फ्लो हो, तो उस कंटिन्यूटी इक्वेशन का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? रो ए सी इज इक्वल्स टू रो ए वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि रो ए वन वी वन इज इक्वल्स टू रो टू ए टू वी टू। ये होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए? 1 डायमेंशनल और स्टडी फ्लो के लिए। फ्लो इन विच नेग्लेक्ट चेंजेस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज नोन एज।
तो ऐसा फ्लो जिसमें ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल, यूनिफॉर्म, स्टडी या फिर टर्बुलेंट। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड, आपको आंसर देना है। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। यदि नहीं दिया है तो ध्यान से देखिए। यदि मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो फ्लो की 2 डायरेक्शन होती हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, एक होती है इसके परपेंडिकुलर यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में नहीं हो रहा है फ्लो, तो यहाँ की यानी कि फ्लो किस में हो रहा है? लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, वन डायमेंशनल फ्लो। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन विच इनेबल इट टू रेजिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लूइड टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है? सरफेस टेंशन, कॉम्प्रेसिबिलिटी, कोहेशन या फिर एडहेशन। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर है सी, कोहेशन। अभी मैंने बताया था कोहेशन क्या होता है। इट इज़ द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसकी वजह से फ्लूइड जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट रहते हैं, एक दूसरे के पास पास रहते हैं, और जो टेंसाइल फोर्स अपन लगाएंगे उसको वो रजिस्ट करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने हनी देखा होगा। हनी को आप हाथ में लोगे तो ऐसे लेयर के रूप में वो हो जाएगा। किसकी वजह से होता है? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोहेशन फोर्स ज़्यादा है। When a fluid is in motion, the pressure at a point is same in all direction, then the fluid is known as। यानी कि कोई फ्लूइड मोशन में कर रहा है, उसके एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो सेम है। तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन, आइडियल या फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड, आपको आंसर देना है। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। फ्रेंड्स मैं इसका आंसर देने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने पास्कल लॉ के बारे में सुना होगा। पास्कल लॉ क्या कहता है? इफ़ फ्लूइड इज एट रेस्ट देन द प्रेशर एट ए पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन इज नोन एज पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ कहता है कि यदि कोई फ्लूइड रेस्ट में है, कहाँ पे है? रेस्ट में है वो, यानी कि वो फ्लो नहीं कर रहा है, तब उसके किसी पॉइंट में सभी डायरेक्शन में क्या होगा? प्रेशर सेम होगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है व्हेन ए फ्लूइड इज इन मोशन। तो जहाँ पे मोशन है फिर भी सभी डायरेक्शन में क्या है? प्रेशर सेम है। इसका मतलब पास्कल लॉ तो नहीं लगेगा। लेकिन पास्कल लॉ जो होता है वो रियल फ्लूइड के लिए होता है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आइडियल फ्लूइड। क्योंकि आइडियल फ्लूइड जो होता है उसकी विस्कोसिटी 0 होती है। और यदि फ्लूइड फ्लो करेगा, कोई भी रियल फ्लूइड फ्लो करेगा, तो यदि उसकी विस्कोसिटी है तो उनके लेयर के बीच में फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर जनरेट होगा। तो प्रेशर जो है सभी पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में समान नहीं होगा। लेकिन आइडियल फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी 0 होती है, तो फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होगा, तो सभी डायरेक्शन में प्रेशर समान रहेगा। ए हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। तो आपको बताना है कि हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज आता है? सरफेस टेंशन, लिक्विड के सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, या फिर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो क्या मेजर करता है हाइड्रोमीटर? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर है सी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यानी कि रो और रो टू द एस, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी टू द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यदि स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करूं तो लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? वाटर। और गैसेस की बात करें तो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है एयर। अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताना चाहता हूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर तो काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि ये हाइड्रोमीटर क्या है और हाइग्रोमीटर क्या है। तो हाइड्रोमीटर मैंने बता दिया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है, और हाइग्रोमीटर जो है ये ह्यूमिडिटी मेजर करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, और दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। दोनों सिमिलर नाम है तो कन्फ्यूज हो जाओगे। 1 स्ट्रोक इज इक्वल्स टू, तो आपको बताना है कि 1 स्ट्रोक किसके इक्वल होता है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। यदि आपको पता है कि स्ट्रोक जो है किसकी यूनिट है तो ही आप आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्ट्रोक किसकी यूनिट है। तो स्ट्रोक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है
डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। और यदि मैं इसकी यूनिट निकालूंगा तो ये आ जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो है ये एमकेएस यूनिट में होती है। और यदि मैं इसको सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा तो ये मीटर किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हम बोलते हैं 1 स्ट्रोक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन आर। तो सरफेस टेंशन की आपको डायमेंशन बतानी है और आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। सरफेस टेंशन क्या होता है, डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी, यूनिट बता देता हूँ। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि न्यूटन पर मीटर। और फोर्स की अपन को डायमेंशन याद ही रहती है, m1 L1 T-2। यदि नहीं याद है तो फोर्स की जो है डायमेंशन याद कर लो, m1 L1 T-2। 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। और पर यूनिट लेंथ है तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, m1 L0 T-2। तो m1 L0 T-2 भी आंसर हो जाएगा। 1 पोइज इज इक्वल टू, तो आपको बताना 1 पोइज किसके इक्वल होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए कि पोइज किसकी यूनिट है। तो पोइज होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की। और डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट अपन क्या याद रखते हैं, पास्कल इंटू सेकेंड। पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेकेंड मल्टीप्लाई में है, यानी कि न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और यदि मैं इसको एमकेएस में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन को किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेगा, तो ये चीज़ें कट जाएगी और लास्ट में क्या रह जाएगा, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। क्या रह जाएगा, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। आप करके देख लेना। ये हो गई एमकेएस। यदि मैं इसको सीजीएस में कन्वर्ट करूँगा तो किलोग्राम किस में हो जाएगा, ग्राम में, और मीटर किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। ये जो सीजीएस यूनिट है डायनेमिक विस्कोसिटी, इसे हम बोलते हैं 1 पोइज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। तो आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी। पीजोमीटर इज यूज टू मेजर। तो पीजोमीटर क्या काम आता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको मिलते हैं 3 सेकंड। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है सी, वेरी लो प्रेशर। पीजोमीटर लो प्रेशर को मेज़र करता है। और यहाँ पे 2-3 आपको पीजोमीटर के बारे में याद रखना है। एक तो ये लो प्रेशर मेज़र करता है और ये सिर्फ गेज प्रेशर मेज़र करता है, यानी कि एटमॉस्फेयर के ऊपर जो प्रेशर होता है सिर्फ उसे मेज़र करता है, नीचे का मेज़र नहीं करता, यानी कि वैक्यूम प्रेशर को मेज़र नहीं करता। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखनी है, ये सिर्फ लिक्विड का प्रेशर मेज़र करता है, ना कि गैसेज का, क्योंकि इसकी जो कॉलम होता है वो एटमॉस्फेयर में ओपन रहता है, इसकी वजह से ये गैसेज का प्रेशर मेज़र नहीं कर पाता। तो मैं कुछ और बता देता हूँ आपको। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जैसे बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मेज़र करते हैं हम, बैरोमीटर से लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हैं। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, तो बैरोमीटर आपको टिक करना है। एक और बता देता हूँ, यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर, इससे हम लो प्रेशर, हाई प्रेशर भी मेज़र कर सकते हैं, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर मेज़र कर सकते हैं, और गैसेस और लिक्विड सबका मेज़र कर सकते हैं। तो आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है। इन मैनोमीटर ए बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज़ वन हैविंग। तो मैनोमीटर में कौन सा लिक्विड यूज़ करेंगे जो सबसे बेस्ट रहेगा, जिसकी हाई विस्कोसिटी होगी, या फिर लोअर सरफेस टेंशन होगा, या फिर हायर सरफेस टेंशन होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर है बी, लोअर सरफेस टेंशन। मैनोमीटर में जो लिक्विड यूज़ करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो सारी मैं बता देता हूँ। एक तो हो गया लो सरफेस टेंशन, दूसरा है लो विस्कोसिटी और हाई बॉइलिंग पॉइंट, और लिक्विड शुड बी स्टिक टू द वॉल ऑफ ट्यूब। ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए लिक्विड की जिसे हम मैनोमीटर में यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन इमर्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बायोन्सी, या फिर मेटा सेंटर। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड।
आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे बात हो रही है इमर्ज्ड बॉडी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इमर्ज्ड बॉडी क्या होती है। जो बॉडी पानी के अंदर पूरी डूबी रहती है उसे हम बोलते हैं इमर्ज्ड बॉडी। तो इमर्ज्ड बॉडी जो होगी वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, जितना उसका खुद का वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये पूरी अंदर पानी के अंदर गई हुई है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो और सेंटर ऑफ प्रेशर सेम जगह होगा, तो इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोंसी। और यदि यहाँ पे बॉडी होती फ्लोटिंग बॉडी, तो फ्लोटिंग बॉडी क्या होती है, आधी बाहर रहती हैं और आधी अंदर रहती हैं। तो जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगी वो इतने वॉल्यूम का करेगी। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है मेटा सेंटर का। तो यदि हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो इमर्ज्ड बॉडी में हम सेंटर ऑफ बायोंसी पे फोकस करते हैं, और यदि फ्लोटिंग बॉडी की बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो हम मेटा सेंटर यूज़ करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन ऑफ बर्नौली थ्योरम इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि बर्नौली थ्योरम का कौन सा एजम्पशन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में भी बर्नौली थ्योरम के एजम्पशन के बारे में बताया था। मैंने वहाँ पे भी बोला था कि जितने भी एजम्पशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेने हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन बर्नौली थ्योरम से आता ही है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। बर्नौली थ्योरम तो आपको याद होगी, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। P/ρg + v² / 2g + z = कांस्टेंट। और इनके एजम्पशन आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से एजम्पशन होते हैं? फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, फ्लो मस्ट बी स्टडी, फ्लो इज इरोटेशनल, फ्लो और फ्लूइड इनविसिड, और फ्लो इज लेमिनार। ये इसके एजम्पशन है। तो यहाँ पे कौन सा एजम्पशन गलत है? यहाँ पे सी दिया गया है फ्लूइड शुड बी कंप्रेसिबल, लेकिन एजम्पशन में क्या है? फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। तो ये गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 15 क्वेश्चन। आपके 15 में से कितने राइट हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में एक बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।